नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न है फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न के आधार पे, जिसमें हमें इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें हमें इस इन दो संख्याओं के आपस में जो संबंध है, उसी संबंध के आधार पे इस क्वेश्चन मार्क के स्थान की संख्या का मान जानना है। तो अब अगर हम देखें तो 123 और उसके अनुपात में दिया हुआ है 36, 123 और उसके सामने दिया हुआ है, उसके अनुपात में दिया हुआ है 36। 123 से हम 36 कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये हमें देखना है। 123 में अगर हम किसी संख्या से भाग भी दें तो भी 3 से भाग देने पे भी 36 की प्राप्ति नहीं हो रही है। अगर हम 136 इस 123 को ऐसे लिख लें 1 2 3 और इन तीनों का आपस में अगर हम जोड़ दें तो हमें कौन सा अंक प्राप्त होता है, 1 धन 2 धन 3 बराबर 6। और इसी 6 का अगर हम वर्ग कर दें तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है, 6 का वर्ग करने पे हमें प्राप्त होती 36। तो यहाँ पे कौन सा वाला लॉजिक लगा हुआ है कि ये जो पहली संख्या है उसके अंकों को आपस में जोड़ा गया है। 1 धन 2 धन 3 बराबर 6 और 6 का वर्ग करने पे हमें दूसरी संख्या मिली है। तो इसी का अनुसरण अगर हम दूसरे वाले में करें तो हमें क्या मिल रहा है, 221। 221 तो इसको कैसे करेंगे, 2 धन 2 धन 1 मतलब कि कितना हो गया 5, और 5 का वर्ग करने पे हमें कौन सी संख्या मिलती है, 25। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 25। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में भी हमें फाइंड द मिसिंग नंबर का पैटर्न दिया हुआ है, जिसमें हमें चौथे स्थान पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो इन दो संख्याओं का जो संबंध है वही संबंध से हमें ये वाली संख्या ज्ञात करनी है। अब देखते हैं पहली संख्या हमें कौन सी दी हुई, 17 और उसके सामने दिया हुआ है हमें 60। अगर हमें 17 से 60 लाना है तो हम देखते हैं कि अंतर काफ़ी ज़्यादा है, और 17 से 60 अगर करेंगे तो यहाँ पे हम 43 जोड़ना पड़ेगा। 43 अगर जोड़ते हैं तो कोई भी ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है यहाँ पे जिसमें 20 में अगर हम 43 जोड़ें तो हमें मिल जाए। 20 में 43 जोड़ने पे आता है 63। 63 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये वाला लॉजिक तो यहाँ काम नहीं करेगा। 17 से 60 लाने के लिए दूसरा लॉजिक कौन सा हो सकता है, अगर हम 17 में 3 का गुणा कर दें तो कितना प्राप्त होता है, 51। और 51 में अगर 9 जोड़ दें तो हमें मिलता है 60। मतलब हमने क्या किया, पहली संख्या में 3 का यहाँ पे गुणा किया, 3 का गुणा किया और उसमें 9 जोड़ दिया। जैसे 17 थी 51 और उसमें 9 जोड़ा तो 60 मिला। तो दूसरी संख्या क्या है, 20। 20 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो कितनी संख्या प्राप्त होता है हमें, 60। और 60 में अगर हम 9 जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, 69। 69 देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 में 69 है। तो यहाँ पे काफ़ी सिंपल सा लॉजिक था, पहली संख्या में 3 का गुणा किया और 60 और 9 जोड़ा तो 60 मिला। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमेशा हमें ये देखना चाहिए कि अगर अंतर काफ़ी बड़ा है संख्याओं में, जैसे यहाँ 17 से एकदम 60 आ गया, तो गुणा मल्टीप्लिकेशन होने के या फिर स्क्वायर होने के या फिर क्यूब होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और हमने यहाँ पे यही देखा कि गुणा करके 17 में 3 का गुणा करके और 9 जोड़ के हमें दूसरी संख्या आसानी से मिल गई। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिशा से संबंधित है, जिसमें हमें कहा गया है कि रीता ने एक बिंदु से दक्षिण की ओर 35 किलोमीटर यात्रा की और फिर बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर की यात्रा की और अंत में फिर से बाईं ओर मुड़कर 35 किलोमीटर की यात्रा की। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, हमें दिशा जाननी है। तो दिशा के जब भी सवाल आते हैं तो हमारा सबसे पहला कार्य क्या होता है, सबसे पहला कार्य होता है कि हम डायरेक्शन का चार्ट बना लें, जो एक सिंपल सा प्लस का साइन है, जिसमें ऊपर यहाँ पे होती है नॉर्थ या उत्तर दिशा, उसके विपरीत में होती है साउथ या दक्षिण दिशा, राइट हैंड साइड पे होती है ईस्ट या पूर्व दिशा और लेफ्ट हैंड साइड पे होती है वेस्ट या पश्चिम दिशा। हाँ, अब हमें सवाल में क्या कहा गया है कि एक बिंदु से दक्षिण की ओर 35 किलोमीटर की यात्रा की, तो मान लेते हैं कि वो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाला है स्टार्टिंग पॉइंट, इसको बोल देते हैं हम पॉइंट नंबर ए। इस बिंदु से दक्षिण की ओर, दक्षिण हम जानते हैं नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ हम गए
और कितनी यात्रा की, यहाँ तक मान लेते हैं ये पॉइंट नंबर बी है। तो यहाँ तक जब यात्रा की तो ये यात्रा की दूरी कितनी थी, 35 किलोमीटर की थी, ये 35 किलोमीटर की दूरी। उसके बाद आगे क्या कहा गया है, फिर बाईं ओर मुड़ी। तो यहाँ पे जब कोई व्यक्ति खड़ा है और बाईं ओर मुड़ेगा तो किस दिशा में चलेगा, जब बाईं ओर मुड़ेगा तो इस दिशा में चलेगा। तो बाईं ओर मुड़ के कितनी कितनी दूरी तय करी, बाईं ओर मुड़ के उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय करी। तो मान लेते हैं कि ये बाईं ओर मुड़ा तो ईस्ट की तरफ मुड़ा और इस दिशा में यहाँ तक आके रुक गया, और ये जो दूरी है ये कितनी है, 20 किलोमीटर है। उसके बाद हमसे क्या कहा गया कि अंत में फिर से बाईं ओर मुड़कर 35 किलोमीटर की यात्रा करी। मान लेते हैं पॉइंट सी था, सी पॉइंट पे पहुंचने के बाद फिर से एक बार बाईं ओर मुड़े। जब यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और बाईं ओर मुड़ेगा तो अब कैसे चलेगा, अब वो ऊपर की तरफ चलेगा। और अब कितनी यात्रा तय करी है उसने, अब फिर से उसने 35 किलोमीटर की यात्रा की है। मान लेते हैं कि ये यहाँ पे यात्रा खत्म हो जाती है, जो पॉइंट नंबर डी है, और ये दूरी कितनी है, ये भी 35 किलोमीटर है। अब हमसे क्या पूछा गया है कि प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु था उसका ए, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये अभी अंत में एंड पॉइंट कौन सा है, डी। तो यहाँ पे खड़ी हुई है, वो किस दिशा में खड़ी हुई है, इस दिशा से अगर हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है तो कौन सी दिशा में जाना पड़ेगा, ये देखिए राइट हैंड साइड पे कौन सी दिशा है, ईस्ट। वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ईस्ट। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब इसमें हम ये भी हमारा डायरेक्शन का ही सवाल है। एक लड़की पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, वह घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूमती है और फिर घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमती है, उसका मुख किस दिशा में है। बहुत अच्छा सवाल है ये, इससे हमें हमारे डायरेक्शंस की नॉलेज को बढ़ाने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो जब भी डायरेक्शन का सवाल हो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डायरेक्शन का चार्ट बना लेते हैं। डायरेक्शन का चार्ट बना तो ये एक प्लस का साइन हमको बनाना होता है, ये प्लस का साइन है, जिसमें ऊपर की तरफ हमेशा कौन सी दिशा होती है, इस दिशा में नॉर्थ, उसके विपरीत दिशा में साउथ या दक्षिण, राइट हैंड साइड पे ईस्ट या पूर्व, और लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट या पश्चिम। तो ये डायरेक्शन का चार्ट हो गया। अब क्या कहा गया है कि एक लड़की पूर्व की दिशा में मुख करके खड़ी हुई है, वो यहाँ पे मान लेते खड़ी हुई है इस लड़की, और उसका मुख किधर है, इस दिशा में, पूर्व की दिशा में है। अब वह घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूमती है। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें और सीखनी है। पहले तो हमें सीखना है कि घड़ी की विपरीत दिशा में तो घड़ी कैसे चलती है, हम यहाँ पे घड़ी बनाते हैं, ये एक घड़ी है। अब इसके ये जो कांटे हैं, एक बड़ा कांटा होता है, एक छोटा कांटा होता है और एक सेकंड का और बड़ा कांटा। हम जानते हैं कि घड़ी हमेशा इस दिशा में चलती है, इसके कांटे ऐसे बढ़ते हैं। घड़ी की दिशा इसको बोलते हैं, और घड़ी की विपरीत दिशा किसको बोलते हैं, घड़ी हमेशा इधर चलेगी तो विपरीत दिशा मतलब ये वाली दिशा हो जाएगी। अब कहा गया है कि घड़ी की विपरीत दिशा में मतलब इस दिशा में वो घूमी, इस तरफ वो घूमी, कितना घूमी, 45 डिग्री घूमी। डायरेक्शन के चार्ट में एक बात और हमें हमेशा ध्यान रखनी रहती है कि ये जो कोण है ये हमेशा समकोण होता है। समकोण कितना होता है हम जानते हैं, 90 डिग्री का होता है। तो जब वो पूर्व की दिशा में यहाँ पे मुख करके खड़ी हुई थी और घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूमी, ये समकोण है, तो इसका आधा ये भी एक समकोण है 90 डिग्री का। ये सभी समकोण है 90-90 डिग्री के, ये 90 डिग्री। अब इसका आधा कितना होता है, 45 डिग्री। तो वो कैसा होगा, इस तरीके से होगा। मैं एक डॉटेड लाइन बना देता हूँ। ये डॉटेड लाइन कितनी हो जाएगी, ये वाला कोण हो जाएगा 45 डिग्री, और ये वाला कोण यहाँ पे ये जो कोण है ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। तो अब हमसे कहा गया है कि वो यहाँ पे खड़ी हुई थी और घड़ी की विपरीत दिशा में मतलब इस दिशा में घूमी और 45 डिग्री घूमी। तो अब वो यहाँ पे मान लेते हैं जब वो उसका मुंह घूमा तो वो इस दिशा में मुंह करके खड़ी हुई है, इस दिशा में मुंह करके खड़ी हुई है वो लड़की। उसके बाद
वो घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमती है। अब जब वो इस दिशा में मुंह करके खड़ी हुई थी, उसके बाद अब वो घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा कैसी हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। अब कितना घूमी है वो, 180 डिग्री। एक लाइन में यहाँ पे भी खींच देता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक का कोण हो गया 45। उसके बाद ये कोण हम जानते हैं कि कितना है, 90। 45 और 90 135। और फिर इसमें अगर 45 ये वाला जोड़ दो तो फिर ये कितना हो जाता है, 180। मतलब इस रेखा का ये कोण जो है, ये वाला कोण, मैं उसका कलर बदल देता हूँ, ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा 180 डिग्री का। मतलब ये वाला कोण कितना है, 180 डिग्री का। तो जब वो यहाँ पे खड़ी हुई थी, घड़ी की सुइयों की दिशा में वो 180 डिग्री घूमी, तो अब उसका मुंह किधर हो गया, इधर हो गया, इस तरफ हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, उसका मुख किस दिशा में है, तो उसका मुख इस दिशा में। ये किसके बीच में, ईस्ट और साउथ के बीच में। ये उसका मुख किस दिशा में है, उसका मुख है ईस्ट और साउथ के बीच में, साउथ ईस्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साउथ। यहाँ पे वेस्ट लिखा हुआ है लेकिन ये ईस्ट होगा, साउथ ईस्ट की टाइपिंग की एरर है। साउथ ईस्ट दिशा में उसका मुख होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है कि एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माँ की उम्र का 2/5 है। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माँ की उम्र का 2/5 है। 8 वर्ष बाद उसकी आयु अपनी माँ की उम्र की आधी होगी। माँ की वर्तमान आयु कितनी है, ये हमें ज्ञात करनी है। तो माँ की उम्र के संदर्भ में बात कीजिए रही, माँ की उम्र का 2/5 है। तो मान लेते हैं पहले माँ की उम्र है, माँ की आयु है x वर्ष। अब हमसे क्या कहा गया है, व्यक्ति की आयु कितनी है, माँ की आयु का 2/5। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, व्यक्ति की आयु हो जाएगी माँ की आयु का 2/5, मतलब 2/5 ऑफ x वर्ष। तो माँ की आयु हो गई x वर्ष और व्यक्ति की आयु हो गई 2/5 गुणित x। अब हमसे क्या कहा गया है आगे प्रश्न में, 8 वर्ष बाद उसकी आयु अपनी माँ की उम्र की आधी होगी। तो 8 वर्ष जब यहाँ से बीत जाएंगे तो व्यक्ति की आयु जो है वो कितनी हो जाएगी, 2/5 x, और 8 साल उसमें जुड़ जाएंगे। और उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, उसकी माँ की आयु हो जाएगी x धन 8। और क्या कहा गया है कि 8 वर्ष के बाद वो अपनी माँ की आयु का आधा होगा। मतलब इसको 2 से भाग दे दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इस प्रश्न को हमको बस हल करना है, इस इक्वेशन को हमको हल करना है, तो हमें माँ की आयु मिल जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे इसको आगे हल करें तो हम देखते हैं ये दो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2x धन 40/5 बराबर x धन 8/2। और आगे हल करें तो ये 2 का इधर गुणा हो जाएगा, 5 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4x धन 40 दूना 80 बराबर 5x और 8 पंजे 40। अब इसको और हल कर लेते हैं, x को उधर ले जाते हैं और 40 को इधर ले आते हैं बराबर के इस साइन। तो ये हो जाएगा 80 माइनस 40 बराबर 5x माइनस 4x। 5x में से 4x गया तो x बचा और 80 में से 40 गए तो 40 बचे। तो x का मान कितना आ जाता है, 40। हमने क्या माना था कि x माँ की आयु है, वो तो माँ की आयु कितनी हो गई, 40 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 40 वर्ष। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी आयु से संबंधित है। इसमें हमें कहा गया है गोविंदा 48 साल के हैं,
की उम्र उनके बेटे प्रेम से 2 गुनी है। 7 वर्ष पहले प्रेम की आयु कितनी थी? काफ़ी सरल सवाल है, ऐसे सवाल हल करने के लिए हमें पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात है कि गोविंदा अभी 48 साल के हैं और उनकी आयु उनके बेटे प्रेम से दुगनी है। तो गोविंदा 48 का है तो प्रेम की आयु कितनी हो गई? प्रेम की आयु हो गई 48/2, मतलब कि 24 साल। और हमसे क्या कहा गया है कि 7 साल पहले प्रेम की आयु कितनी थी? तो प्रेम की वर्तमान आयु है 24। 24 में से 7 घटाने पे उसको 24 में से 7 घटाने पे हमको उसकी 7 वर्ष पूर्व की आयु मिल जाएगी। 24 में से 7 गया तो कितना गया? कितना क्या मिलता है हमें? 17। काफ़ी ज़्यादा सिंपल सवाल था। ऐसे सवाल हमें पढ़ के ही हल कर लेने चाहिए और इससे हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा। आइए बढ़ते हैं अगला हमारा प्रश्न है। इसमें हमें एक संख्याओं का सेट दिया हुआ है और उसमें जो आपस में संबंध हैं वही संबंध हमें स्टडी करके ऑप्शन से हमारा उत्तर ढूंढना है। तो अब अगर हम देखें तो इस सेट में हमें कौन कौन सी संख्याएं दी हुई हैं? हमें यहाँ पे दिया हुआ है 11, उसके सामने दिया हुआ है 165 और उसके सामने दिया हुआ है 209। अब हम जानते हैं कि ये 11 से 165 आया है और फिर 11 से 209 आया है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर या क्यूब होने के चांसेस ज़्यादा हैं बल्कि बजाय इसके कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो। तो अगर हमको 11 से 165 लाना हो तो हम कैसे ला सकते हैं? 11 में अगर हम 15 का गुणा कर दें तो हमें मिलता है 5 हासिल का या 1, 15 कम 15 और 6 165। 11 में 15 का गुणा करने पे 165 मिलता है और 211 से 209 लाना हो तो क्या करना पड़ेगा? 209 को हम 11 से भाग दे देते हैं, देखते हैं कितने का गुणा करना पड़ेगा। 1, 11 एकम 11 बचे 9 और 11 नमक 19, मतलब 11 में अगर हम 19 का गुणा कर दें तो 209 मिलता है। तो यहाँ पे क्या लॉजिक है? देखिए पहली संख्या में हम अगर 15 का गुणा कर दें तो हमें दूसरी संख्या मिल रही है और उसी पहली संख्या में अगर हम 19 का गुणा कर दें तो हमें तीसरी संख्या मिल रही है। अब देखते हैं हमारे किस ऑप्शंस में ये लॉजिक लगा हुआ है। पहले ऑप्शन की संख्याएं देखते हैं। पहले ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 15, फिर दिया हुआ है 225 और फिर दिया हुआ है 275। अगर 15 में हम 15 का गुणा करें तो क्या होता है? 225 आता है। हम जानते हैं 15 का वर्ग 225 होता है। और अगर 15 में हम 19 का गुणा करते हैं तो देखते हैं क्या संख्या में मिलती है। 15 में अगर हम 19 का गुणा किया तो 19 पंजे 95 के 5 हासिल के आए 9, 19 एकम 19 और 9 28। तो हमें मिलता है 285, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 275। तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 में कौन कौन सी संख्याएं दी हुई है हमें? ऑप्शन नंबर 2 में दी हुई है 12, फिर उसके सामने दिया हुआ है 180 और फिर उसके सामने दिया हुआ है 228। तो 12 में अगर हम 15 का गुणा करें तो क्या संख्या प्राप्त होती है? 12 गुणित 15 करें तो हमें यहाँ पे मिलता है 15 दूना 30 का शून्य हासिल का आया 3, 15 एकम 15 और 3 18। तो हमें 180 मिलता है। यहाँ तक तो ये लॉजिक फॉलो हो रहा है। अब 12 में अगर हम 19 का गुणा करें तो देखते हैं क्या मिलता है। 12 में हमने 19 का गुणा किया तो 19 दूना 38 का 8 हासिल क्या आया 3, 19 एकम 19 और 3 228। तो 12 में अगर 19 का गुणा किया तो 228 मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 में ये लॉजिक मिल रहा है हमें, जिसमें पहली संख्या में 15 का गुणा करने पे दूसरी संख्या मिल रही है और पहली संख्या में 19 का गुणा करने पे तीसरी संख्या मिल रही है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें कहा गया है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। इन दोनों शब्दों में जो आपस में संबंध है वही संबंध इस्तेमाल करके, वही लॉजिक इस्तेमाल करके हमें ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला शब्द ज्ञात करना है। तो पहला शब्द है हमारे पास लीव्स। लीव्स मतलब पत्तियां और उसके सामने दिया हुआ है रसल, RSTLE। इसे रस्टल नहीं रसल पढ़ते हैं। तो लीव्स मतलब पत्तियां और रसल का मतलब होता है पत्तियों के घर्षण की आवाज़। जब पत्तियां आवाज़ करती हैं तो उसे हम रसल बोलते हैं। मतलब लीव्स का जो साउंड है उसे रसल बोला जाता है। तो अब हमारे पास दिया हुआ है आउल। आउल मतलब उल्लू और उल्लू का क्या साउंड होता है? उल्लू जब आवाज़ करता है तो हम उसे हूट बोलते हैं, HOOT हूट। तो उल्लू का साउंड क्या होता है? हूट।
तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वैक मतलब ये जो बत्तख होती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्रंट जैसे बिल्लियां जो आवाज़ करती ग्रंट होता है, और चर्प चिड़ियां जो आवाज़ करती बर्ड्स उसके लिए चर्प इस्तेमाल होता है। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में हमें कहा गया है कि चौथे स्थान पे आने वाली संख्या हमको ज्ञात करनी है। पहले और दूसरे के बीच में जो संबंध है वही लॉजिक लगा के हमको तीसरे स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ पे हमें दिया गया है 6 और उसके सामने अनुपात में दिया हुआ है 252। तो ये काफ़ी बड़ी संख्या है, 6 के सामने 252। तो यहाँ पे हमें वही लॉजिक लगाना पड़ेगा स्क्वायर या क्यूब का। तो उससे हम देखते हैं कि 6 से 252 कैसे ला सकते हैं। हम जानते हैं कि 6 का घन होता है 216 और 6 का वर्ग होता है 36। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमें क्या मिलता है 252। मतलब कि पहली संख्या का घन किया हमने और उसमें उसी संख्या का वर्ग जोड़ दिया तो हमें हमारी उत्तर मिल जाता है 252। तो देखते हैं ये वाला लॉजिक यहाँ पे कौन सी ये 5 में अगर हम ये लॉजिक लगाते हैं तो हमें कौन सा ऑप्शन का उत्तर के रूप में मिलता है। 5 दिया हुआ है, 5 का अगर हम घन करेंगे और उसमें 5 का वर्ग जोड़ देंगे तो हमें क्या उत्तर मिलता है। 5 का घन होता है 125 और 5 का वर्ग होता है 25। इन दोनों को जोड़ने पे हमें 150 प्राप्त होता है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 150। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में लगाएं। मतलब लॉजिकल ऑर्डर में इनको हमको लगाना है। हमें 6 शब्द दिए हुए हैं, हमें उसे इस तरीके से लगाना है जैसे कि कोई घटना घटित होती हो। सबसे पहले क्या होता है, सबसे बाद में क्या होता है, इस तरीके से हमें उन्हें लगाना होगा। तो अब अगर हम इन शब्दों को पढ़ें तो हम देखते हैं ये इसमें हमें क्या कहा गया है। डॉक्टर, रिकवरी, हॉस्पिटल, होम, सिकनेस, मेडिसिन। तो अब हमें ऐसी चीज़ें यहाँ पे इन 6 शब्दों में सबसे पहले ऐसी चीज़ ढूंढनी है जो किसी क्रिया से संबंधित हो या फिर एक अवस्था से संबंधित हो। तो डॉक्टर तो एक अवस्था नहीं है, रिकवरी एक अवस्था है। रिकवरी का मतलब क्या होता है, ठीक होना। मतलब यहाँ पे कोई कार्य हुआ। इसी प्रकार हॉस्पिटल नहीं है, होम नहीं है, सिकनेस मतलब बीमारी। तो अब अगर और मेडिसिन स्टोर मतलब दवाइयों की दुकान। तो अब अगर हम दोनों का की तुलना करें तो यहाँ पे है ठीक होना, यहाँ पे होता है बीमार होना। तो सबसे पहले व्यक्ति क्या होता है, बीमार होता है। तो सिकनेस 5वें नंबर पे जो शब्द है वो सबसे पहले आएगा कि सबसे पहले आदमी बीमार हुआ। उसके बाद बाकी के 5 शब्द देखते हैं, डॉक्टर, रिकवरी, हॉस्पिटल, होम, मेडिसिन। बीमार होने पे व्यक्ति कहाँ जाता है, हॉस्पिटल जाता है। तो फिर तीसरे नंबर का शब्द आएगा। हॉस्पिटल में व्यक्ति क्या करता है, हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से मिलता है। तो ये डॉक्टर से मिला तो यहाँ पे पहले नंबर का शब्द आया। उसके बाद डॉक्टर क्या करता है, दवाई लिखता है। दवाई लेने के लिए व्यक्ति कहाँ जाता है, दवाई लेने के लिए व्यक्ति जाता है मेडिसिन स्टोर पे, मेडिकल पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 6ठे नंबर का शब्द 5316। उसके बाद दवाइयाँ लेता है, इलाज करवाता है तो व्यक्ति क्या होता है, ठीक हो जाता है। ठीक होने पे क्या करता है, ठीक होने के लिए दूसरे नंबर का शब्द, और ठीक होने के बाद व्यक्ति कहाँ पे आता है, अपने घर पे आ जाता है। तो ये ऐसा ऑर्डर बनेगा 531624। 531624 ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।